अब अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड होगा तो उसमें स्ट्रेप निमोनिया होगा, तो सबसे पहले कम्युनिटी एक्वायर्ड होगा ये कॉज, और ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड होगा। सेकेंड थिंग, जब सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉज आता है हमारे माइंड में स्ट्रेप विरिडेंस का। स्ट्रेप विरिडेंस सेकेंड कॉज है जो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस करता है, और टाइम ड्यूरेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गाइस इसमें। तो सबसे पहले एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस में 24 आवर्स के आसपास का प्रेजेंटेशन होगा। 24 to 48 आवर्स से पेशेंट कंप्लेन करेगा कि हमें फीवर है, चिल्स हो रहे हैं, राइगर हो रहे हैं। और सबसे पहले मोस्ट केसेस में अगर सीवियरिटी ज़्यादा है, बैक्टीरियल लोड ज़्यादा है, तो उस केस में ये परफोरेशन भी कर सकता है वॉल्व का। वॉल्व की लीफलेट्स ब्रेक होकर के वो सर्कुलेशन में जा सकती हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा कर के वो कहीं भी एब्सेस बना सकती हैं। मोस्ट कॉमन एब्सेस जो बनाएंगी वो स्प्लीन में बनाएंगी, तो स्प्लेनिक एब्सेस के साथ में पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। इवन ब्रेन एब्सेस भी रिगार्डेड मॉनिटर किया गया है। देन आफ्टर प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डिटिस भी हो सकता है। प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डिटिस में जो कॉजेस होते हैं वो मोस्टली क्रोनिक होते हैं, जबकि ये दोनों एक्यूट के एग्जाम्पल हैं, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस एंड सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। प्रोस्थेटिक में जो होगा दो ड्यूरेशन होते हैं, एक अर्ली प्रोस्थेटिक एंडोकार्डिटिस और एक होता है लेट प्रोस्थेटिक एंडोकार्डिटिस। तो अर्ली वाले में जो ड्यूरेशन होगा 2 से 12 महीने का, मतलब 1 साल तक का। और मोस्ट कॉमन जो कॉज होगा इसमें वो कॉन्स होते हैं, कॉगलेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस। और जबकि लेट कॉजेस में स्ट्रेब्रिडेंस जो इसमें आ ही जाता है। और जबकि अगर हम बात करते हैं आईवी ड्रग अब्यूजर्स की, तो आईवी ड्रग अब्यूजर्स करते क्या हैं, वो बीन में कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग्स ले लेते हैं, कोकेन ले लेते हैं या कुछ भी ड्रग का अब्यूज़ करते हैं, तो वो बीन में लेंगे तो बीन से वो वीनस सर्कुलेशन में जा करके वो राइट साइड में जाएगा। तो मोस्टली आईवी ड्रग अब्यूजर्स के अंदर जो एंडोकार्डिटिस मिलती है वो राइट साइड एंडोकार्डिटिस मिलती है। यही मेन कॉमन रीज़न है। तो मेन कॉमन जो कॉज होता है इसमें स्टेफ ऑरियस होता है, जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स के अंदर देखा जाता है। स्टेफ ऑरियस 2 केसेस में है जो आप देख सकते हैं, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस का भी मेन कॉज, और प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डिटिस जो लेट रीज़न है, मैनिफेस्टेशन है, वो स्टेफ ऑरियस की वजह से है। तो राइट साइड में मेन कॉमन जो वाल्व इसमें अफेक्टेड होगा वो ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा। अब अगर बात करते हैं लेफ़्ट साइड के कॉजेज़ की, तो लेफ़्ट साइड में क्या होता है कि एंडोकार्डिटिस लेफ़्ट साइड में कैसे हो सकता है, राइट से लेफ़्ट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। लाइक इन द केसेस आप जानते होंगे, पेटेंट अगर फोरामेन ओवल प्रेजेंट है, पेटेंट है, और मोस्टली लोगों के अंदर फोरामेन ओवल प्रेजेंट होता है और वो पेटेंट होता है। पर कुछ केसेस में राइट टू लेफ़्ट स्टंट होता है, तो उसमें राइट साइड से बैक्टीरियल लोड लेफ़्ट साइड में जा सकता है। तो उस केसेस में लेफ़्ट साइड एंडोकार्डिटिस भी मॉनिटर किया गया है। जबकि ऑर्गेनिजम्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेफ़्ट साइड एंडोकार्डिटिस के, जो मोस्टली 2 ही ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो सबसे पहला होता है एस और यस, जो मोस्ट कॉमन, अगर आपको कोई कॉज पूछा जाता है और आपको जैसे कुछ भी भूल जाते हैं तो आप मार्क कर सकते हैं स्टेप और यस, बिकॉज यही सबसे मेन कॉमन रीज़न है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस कराता है। अब दूसरा जो रीज़न है लेफ़्ट साइड में जो मोस्ट कॉमन एंडोकार्डिटिस वॉल्व जो अफेक्टेड होता है वो होता है मिट्रल वॉल्व। इसका रीज़न गाइज ये है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड जो होती है वो हाई प्रेशर चैम्बर होता है हार्ट का। लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम दोनों ही हाई प्रेशर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो अब बहुत सारे केसेस होते हैं जैसे कि एमआर, मिट्रल रिगर्गिटेशन के केस में क्या होता है कि मिट्रल वाल्व सही से क्लोज नहीं हो रहा है, तो उस केस में जैसे ही आइसोबाल्मिक कॉन्ट्रैक्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, आइसोबाल्मिक कॉन्ट्रैक्शन इन द सेंस ये हार्ट है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है। तो इस वाले केसेस में जो वाल्व के क्लोज ना होने की वजह से, वाल्व की लीफलेट्स जब क्लोज नहीं होती हैं तो इसकी वजह से जैसे ही प्रेशर ऑर्टा की तरफ लगाता है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, तो ब्लड फ्लो जो है वो वापस जाता है, तो वो मिट्रल रिगर्गिटेशन की वजह से हो जाता है। तो अब सेकेंड होता है मिट्रल स्टेनोसिस, एक एमआर हो गया, एक एमएस हो गया। मिट्रल स्टेनोसिस के केस में भी ऐसा हो सकता है।
पर मिट्रल रिगर्गिटेशन जो होता है वो मेन कॉमन कॉज होता है, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरियल लोड है और ये कॉज जो है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इस साइड लेफ्ट साइड में कॉज करता है और इन्फेक्शन फैलता है। तो सिंपल सा आपको फंडा याद रखना है कि जितना ही ज़्यादा प्रेशर होगा हार्ट में जिस साइड, उस साइड उतना ही ज़्यादा प्रोपोर्शन होगा इंसिडेंस का, मतलब मोस्ट कॉमनली इसी साइड में इन्फेक्शन फैलेगा। इंसिडेंस सबसे ज़्यादा लेफ़्ट साइड में इसी वजह से होता है क्योंकि प्रेशर लेफ़्ट साइड का ज़्यादा होता है। तो अब सिस्टोल में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता है, तो मिट्रल रिगर्गिटेशन का भी इसी कॉज हुआ। अब दूसरा जो कॉजेस हो सकते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, जो इंसिडेंस मेनली देखे जाते हैं वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में। तो अब मुझे बताइए कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में प्रेशर ज़्यादा रहता है या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में प्रेशर ज़्यादा होगा बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ऑफ कोर्स लेफ्ट वेंट्रिकल जो डिफेक्ट होता है तो वीएसडी में मिट्रल रिगर्गिटेशन के सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होगा, इंसिडेंस फाइंडिंग होगी, फिर मिट्रल स्टेनोसिस की, देन आफ्टर वीएसडी देन एएसडी। इस तरीके से सीक्वेंस आपको याद रखना है। आफ्टर दैट जब हम आगे बात करते हैं कि रिगर्गिटेशन में सबसे कॉमन जो कॉज हो गया ये मिट्रल रिगर्गिटेशन और नीचे हो गया एएसडी, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जबकि चिल्ड्रंस में अगर बात की जाए तो बीएसडी सबसे कॉमन कॉज होगा क्योंकि प्रेशर चैम्बर अगेन वही सेम फंडा, और पेटेंट डक्टस और आर्टियोसिस उसके बाद है कॉमन कॉज। तो फर्दर अगर हम बात करते हैं मर्मर्स की और इसके मैनिफेस्टेशंस की, तो मैनिफेस्टेशंस में इसमें सबसे कॉमन क्या होता है जो हम देखते हैं, देखिए जो कॉमन कंप्लेंट्स हैं वो तो पेशेंट की फीवर होगी, फीवर सबसे ज़्यादा होगा और फीवर ऐसा होगा कि वो रिजॉल्व नहीं कर रहा होगा, इवन एंटीपायरेटिक मेडिसिन देने के बाद भी रिजॉल्व नहीं कर रहा होगा, बार बार मेडिसिन। और जब भी हम अब टेस्ट करेंगे तो हम लाइक मलेरिया पैरासाइट करेंगे, जब भी वो हमारे क्लिनिक में आएगा तो हम मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट करेंगे, वो निगेटिव आ गया। देन आफ्टर हमने डेंगू का टेस्ट किया, आईएम एंटीबॉडीज़ का एंटीबॉडी डिटेक्टेड टेस्ट किया डेंगू का, तो वो भी निगेटिव आया। चिकनगुनिया के लिए भेजा तो वो भी निगेटिव आया। अब सारे टेस्ट निगेटिव आने के बाद भी पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब आप तो सब कंप्लेंट्स तो आप हमारी जान के और हमारा फीवर गिर नहीं रहा है और आप टेस्ट पे टेस्ट कराते जा रहे हो, आपने कोई डायग्नोसिस भी नहीं बनाई है। तो ऐसे केसेस में हमें इसको रूल आउट करना नहीं भूलना है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है इस पेशेंट को। तो हमें इसको 2D इको या 3D इको जो भी अवेलेबल है उसके लिए सबसे पहले पेशेंट को भेजना है और उसमें हमें इसकी वेजिटेशंस देखनी है वाल्व की। अब वेजिटेशंस वाल्व की इसकी भी लिमिटेशंस हैं, अगर 2 मिलीमीटर से वेजिटेशंस कम है या बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट ऑलरेडी घर से या मतलब कहीं पास के मेडिकल से या किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से एंटीबायोटिक्स वगैरह खा कर आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कल्चर निगेटिव एंडोकार्डाइटिस होता है, जो सबसे मेन टफ टास्क होता है उससे डील करना। कल्चर निगेटिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होगा कि पेशेंट ने एंटीबायोटिक्स खाई और जिसकी वजह से पेशेंट का बैक्टीरियल लोड कम हो गया, और जब हमने ब्लड कल्चर के लिए भी उस पेशेंट के भेजा तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट में ब्लड कल्चर भी निगेटिव आ गया। अब ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे रूल आउट करें। तो अब जैसे हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में इसके की पढ़ते हैं तो इसमें टिपिकली ऑकर एट द साइट ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग एंडोकार्डियल डैमेज, ये सबसे मेन रिस्क फैक्टर होता है। क्योंकि अगर किसी के पेशेंट के एंडोकार्डियल डैमेज हुआ है या ऑलरेडी प्री स्टैटिक सर्जरी हुई है या वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, तो ऐसे में पहले से ही डैमेज होता है तो बैक्टीरिया को चिपकने के लिए या एडहेरेंस होने के लिए बैक्टीरिया को एक साइड मिल जाती है, तो उस साइड पे ही बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली वहाँ पे जाता है और एडियर हो जाता है। उसके बाद वो अपने इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज़ करना शुरू करता है, और जिसकी जैसे कि एंडोटॉक्सिन्स वगैरह, अगर वो ग्रुप निगेटिव ग्राम निगेटिव है तो एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करेगा, ग्राम पॉजिटिव है तो डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वहाँ पर जाके और वो एडियर करेगा और फर्दर वॉल्व में डैमेज करेगा। वॉल्व का डैमेज इतना सीवियर हो सकता है कि वॉल्व की लीफलेट्स ब्रेक हो सकती हैं। अब वॉल्व की लीफलेट ब्रेक हो जाएगी तो वो ब्लड सर्कुलेशन में जा सकती है वहाँ से, और वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में जाते हुए वो दूसरे ऑर्गन्स में भी एब्सेस कर सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अब अगर ऐसे पेशेंट आते हैं और जिनके रीज़न फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है कि उनके फीवर क्यों आ रहा है और फीवर रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है,
तो हमें स्प्लीन को पाल्पेट करना ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट्स मोस्टली स्प्लीन पाल्पेट करने पे स्प्लीनिक एब्सेस होने की वजह से स्प्लीन डल पाल्पिटेशंस में आता है और स्प्लीन का साइज़ इनलार्ज मिलता है और एब्सेस होता है स्प्लीन का। तो हमें जैसे ही स्प्लीन इनलार्ज मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायग्नोसिस बना देंगे स्प्लीन को लेकर, क्योंकि ड्यूक्स क्राइटेरिया में ना तो ही मेजर में स्प्लीन को लिया गया है और ना ही माइनर में लिया गया, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है स्प्लीन का इनलार्ज होना, स्प्लीन में एब्सेस होना या लीवर में एब्सेस होना, लंग्स में एब्सेस होना, ये तो कॉम्प्लिकेशन है। तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते ड्यूक्स क्राइटेरिया में। ड्यूक्स क्राइटेरिया तो हमें दूसरा पता है कि हमें डायग्नोसिस कैसे करनी है। अब मैनिफेस्टेशंस में तो 3 मैनिफेस्टेशंस आएंगी। सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशंस जो होगी वो होगी कि स्प्लेनिक एब्सेस, दूसरा ब्रेन एब्सेस और दूसरा क्लबिंग होगी। क्लबिंग फिर से एक पैथोग्नोमिक फीचर है। क्लबिंग मतलब 4 फिंगर्स की, जो अपने हैंड की फिंगर्स हैं उनमें काफ़ी स्वेलिंग होगी। ये स्वेलिंग हालांकि सिर्फ इसमें ही अकेली नहीं होती है, इसके काफ़ी दूसरे पैथोग्नोमिक फैक्टर्स हो सकते हैं। रोमेटिक आर्थराइटिस वाले फैक्टर, अगर RH फैक्टर पॉजिटिव है, रोमेटिज्म है पेशेंट को, तो उसमें भी क्लबिंग देखी जा सकती है। फर्दर अब हम जैसे डिस्कस करेंगे कि अब किस किस साइड पे ये डैमेज करता है। तो ये एंडोकार्डियल साइड्स पे जाके प्लेटलेट और फिब्रिन को एग्रीगेट करता है, वहाँ पे कॉलोनाइजेशन बनाता है और एक्चुअली ब्लड बॉन्ड मैकेनिज्म है, तो ब्लड बॉन्ड तरीके से ही फैलेगा भी। अब एवास्कुलर वाल्व टिश्यू में भी ये फैल सकता है और वहाँ पे वेजिटेशंस में क्या होता है कि एम्बोलस बना देता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से पेशेंट के अंदर एब्सिस बनता है। ये मेन कॉमन कॉज होते हैं। अब फर्दर जब हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करते हैं इन पेशेंट्स के, तो जैसे मैंने बताया कि स्टेप तो सबसे मेन कॉमन कॉज है। एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो, वेदर वो प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस के लेट फीचर्स हों, उन सब में स्टेफ ऑडियस मिलेगा मोस्ट कॉमन कॉज, और स्ट्रेप्ट में विरिडेंस मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे थे सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का मेन कॉमन कॉज जो था। अब इसमें जो विरिडेंस होता है वो मोस्टली डेंटल प्लेक करता है। डेंटल प्लेक में ये रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस बनाता है। रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस से होते हुए ये फर्दर ये हार्ट में स्प्रेड होता है और हार्ट में जाके लेफ्ट साइड में, मोस्टली जिस साइड प्रेशर ज़्यादा होता है उस साइड ये कॉमनली इन्फेक्शन कराता है। फर्दर इंट्रावीनस लाइंस जो हम जैसे देते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होती हैं उसमें सब में इसमें जाते हैं, तो वहाँ पर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में या फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जिसको कहते हैं, वो सारे पेशेंट्स इससे ही बिलोंग करते हैं। देन आफ्टर एंटेरोकोकस भी अनदर कॉज है जो कॉमनली करा सकता है स्टेफ एपिडर्मिस। मतलब फर्दर बहुत सारे कॉजेस हैं, जैसे कि बैक्टीरियल हो गए, ये तो सारे स्टेप मिलेरी, स्टेप बोबिस, ये हालांकि बहुत कम है जो इससे बिलोंग करते हों, पर दूसरे कॉजेस ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे कि स्टेप ऑरियस और स्टेप दो, ये स्ट्रेप्टोकोकस टाइप की स्पीसीज़ में। फर्दर एक और कॉमन कॉज आता है कॉक्सिला बर्नेटी। कॉक्सिला बर्नेटी में क्या होता है, डायग्नोसिस के बेसिस पर हमें बस इसको याद रखना है, क्योंकि फर्दर बाकी जो सारे ऑर्गेनिजम्स थे उसमें क्या होता है कि जब हम ब्लड कल्चर के लिए पेशेंट्स का ब्लड कल्चर भेजेंगे तो उनमें 2 ब्लड कल्चर एटलीस्ट पॉजिटिव आने चाहिए। अभी हम उसके क्राइटेरिया भी बताएंगे कि ब्लड कल्चर कैसे लिया जाता है और कितने कल्चर पॉजिटिव आने के ऊपर बाद ही हम डायग्नोसिस बना सकते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। जबकि कॉक्सिला बर्नेटी में सिर्फ एक ब्लड कल्चर पॉजिटिव आने के बाद इसको हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो एक्चुअली ब्लड कल्चर के बारे में देख लेते हैं। तो ब्लड कल्चर के लिए हम इनके क्या करते हैं कि 3 सेट्स लेते हैं, 2 बॉटल्स की को कलेक्ट करते हैं 3 सेट्स में, और वो सेट्स लेते कितनी कितनी देर में है, 1-1 घंटे के इंटरवल के बीच में लेते हैं। ये 3 सेट्स हो गए। अब इन तीनों सेट्स में से और अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म जो अभी तक आपने देखे उनमें कोई अगर पॉजिटिव आया या फिर हस्क ग्रुप का हुआ, मतलब हीमोप्लस स्पीसीज ग्रुप का हुआ, एक्टिनोबैसिलस एक्टोनोमाइस्टिस माइक्रोमेटेंस का हुआ, कार्डियोबैक्टम होमिनिस का हुआ, इसको हस्क से ही आप याद कर सकते हैं, इकाइनेला हुआ, चिंगला हुआ, तो इन सब में तो आपको एटलीस्ट 2 पॉजिटिव ब्लड कल्चर होने चाहिए, तब आप अपना डायग्नोसिस बना पाएंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के लिए। जबकि ये कॉक्सिला बर्नेटी के केस में एक ही ब्लड कल्चर के बाद भी आप डायग्नोसिस बना सकते हैं ओनली इन द कॉक्सिला बर्नेटी। अब इसको सैंपल के लिए 1 घंटे के लिए एटलीस्ट सैंपल लेंगे, और 3 मोस्ट कॉमनली साइट्स जो होती हैं वो हम रेडियल रीजन से लेते हैं या ब्रेकियल रीजन से सैंपल लेते हैं, ब्रेकियल आर्टरी में या रेडियल आर्टरी से भी हम सैंपल लेकर के कलेक्ट करके उसको भेजते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में।
अब कॉक्सियल बर्निटी का आपको पता ही है कि मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो क्यू फीवर कराता है, और ये एक्स को क्यू फीवर एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं। इस केस में स्पेशली स्किन के मैनिफेस्टेशंस और देखे जाते हैं, क्योंकि व्हील अपीयर होते हैं। बहुत सारी जगह अर्टिक एरिया भी आपको लगेगा इन। और कॉक्सिला बर्निटी के पेशेंट जो होते हैं मोस्टली सीवियर केसेस में आते हैं, जबकि स्टेप और स्टेप वाले ये सारे पहले भी इसके आ सकते हैं हमारे पास कि ये प्रॉब्लम हो रही है। देन आफ्टर अब हम अगर बात करते हैं इटियोलॉजी के बारे में, अब कुछ पेशेंट्स जो होते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्टिव के कॉजेस भी होते हैं। जो नोजोकोमियल मतलब होता है कि टर्सरी हॉस्पिटल्स में या किसी दूसरे कॉम्प्लिकेशन की वजह से, डॉक्टर के मैनेजमेंट ना होने की वजह से और साफ़ सफाई का ध्यान न रखने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। काफ़ी बार पोस्ट सर्जिकल इंटरवेंशंस में भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिसमें ध्यान नहीं रखा जाता है, और हम पोस्ट सर्जिकल इंटरवेंशंस में सर्जरी के बाद उसको वापस से नॉर्मल करने के लिए डिसेंसिटाइजर्स यूज़ कर रहे होते हैं, एनेस्थीसिया का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए भी कर रहे होते हैं। तो उन केसेस में हम आईवी फ्लूइड कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं और एक ही कैनुला से चलाते रहते हैं, तो काफ़ी बार स्ट्रेप और ये उस केसेस में भी फैल जाता है। वो कम्युनिटी एक्वायर्ड एनीमिया का कॉमन कॉज आ जाता है। अब आईवी ड्रग अब्यूजर्स में क्या होता है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अब इसमें जो मेन हम पढ़ते हैं ड्यूक क्राइटेरिया के बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं हम। तो ड्यूक क्राइटेरिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले पता चलता है कि माइनर क्राइटेरिया क्या है ड्यूक्स के और मेजर क्राइटेरिया क्या है। तो मेजर में और माइनर में सबसे पहला फीवर आता है, और फीवर लगभग वही मैंने जैसे बताया आपको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का या 38 डिग्री सेल्सियस का फीवर होगा, और 2 ओकेशंस पे होगा, मतलब 2 बार आ रहा होगा दिन में ज़्यादातर। प्री डिस्पोजिंग कंडीशन होगी, आईवी ड्रग अब्यूजर्स होगा, या ऑलरेडी उसको राइट हार्ट रूमेटिक हार्ट डिसीज़ होगा, आर एस फैक्टर पॉजिटिव पेशेंट होगा। तो फर्स्ट हो गया फीवर। दूसरा हो गया प्री डिस्पोजिंग कंडीशन, जैसे आईवी ड्रग अब्यूजर्स है, रूमेटेड हार्ट डिसीज़ है, या वैस्कुलर फिनोमेना। वैस्कुलर फिनोमेना में क्या देखना है, वैस्कुलर फिनोमेना में इसको आईसीडी हो सकता है, इंटरस्टिशियल क्रेनियल डिसीज हो सकती है, कंजक्टिवल हेमरेज हो सकता है, सेप्टिक पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, तो सब एक्यूट हेमरेज हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है। ये सारे वैस्कुलर फिनोमेना होते हैं, मतलब कहीं पे एम्बोलस बना और उसकी वजह से आर्टरी या वीन्स का प्रोलैप्स हुआ, या एम्बोलस बनने की वजह से रप्चर हो गई वो आर्टरी, तो उसकी वजह से हेमरेज हो गया, तो सब अरेक्नोइड हेमरेज हुआ या इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ। तो इन सारे जिस हेमरेजेस के केसेस में वैस्कुलर फिनोमेना देखा जाएगा, तो ये से भी ये हो सकता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन हो गया, वो भी सेप्सिस की वजह से, मतलब क्योंकि बैक्टीरिया का लोड था ज़्यादा। दूसरा होता है जेनवे लीजन। जेनवे लीजन्स मेनली कहाँ पर मिलते हैं, अपने पाल्म और सोल्स में मिलते हैं, और जो भी ये लीजन होते हैं ये येलो येलो अपीयरेंस होती है इनकी देखने में, और येलो और रेडिश फीचर्स होते हैं, और व्हील्स टाइप के अपीयर होते हैं वो भी पैर में। तो ये थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया वैस्कुलर फिनोमेना, और थर्ड हो गया प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जिसको मतलब पहले से ही ये आईवी ड्रग अब्यूज़र है, हमें पता है, हिस्ट्री दे रहा है, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है इसको, तो ये भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है RH पॉजिटिव वाले और आईवी ड्रग अब्यूज़र्स। ये थर्ड हो गया, थर्ड ड्यूक्स क्राइटेरिया का पार्ट। ड्यूक्स क्राइटेरिया के अलावा हमने सुना होगा कि और भी वर्ड्स हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। ड्यूक्स क्राइटेरिया तो हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की डायग्नोसिस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ड्यूक्स स्टेजिंग जो यूज़ होती है वो कोलोन कैंसर्स के पेशेंट में यूज़ होती है। इसको भी आपको साथ ही साथ याद रखना है, ड्यूक्स स्टेजिंग जो होती है वो हम कोलोन कैंसर्स के पेशेंट में याद रखते हैं। फर्दर इसके बाद जब हम आगे इसका डिस्कस करेंगे तो चौथा कॉज जो होता है वो इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है। इम्यून सिस्टम हमारा उसी हिसाब से, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो माइक्रोब्स की वजह से इन्फेक्शन है, तो इम्यून सिस्टम भी अपना एक्टिवेट हो जाता है, और जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर
साइंस मिलते हैं जो हम इसमें ही देखते हैं। तो जैसे कि रॉथ स्पॉट हो गए, ऑस्लर नोट्स हो गए, या पोस्ट ग्रम स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो किडनी का इन्फेक्शन है वो कराती है। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर ब्लड में यूरिन आता है, हेमेटूरिया दिखता है। तो याद कर सकते हैं GOR से, गौर से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो भी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिलता है देखने को। इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और ये यहाँ पे डिपॉजिट होकर ये मैनिफेस्टेशन होता है। हालांकि ये बहुत रेयर होता है और वो भी सीवियर केसेस में होता है। ऑस्लर नोट्स मिलते हैं। ऑस्लर नोट्स जो देखे जाते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं मेनली टिप ऑफ फिंगर्स में या टोज़ में। और दूसरा रॉथ स्पॉट हमें आइज़ में मिलते हैं, वो भी स्क्लेरा में रॉथ स्पॉट देखने को मिलता है। तो ये जो फंडस होता है आई का, उसमें हमें ये वाइट स्पॉट मिलेगा, इसे ही रॉथ स्पॉट कहते हैं। तो ये सारे जो थे, चौथा ये हो गया, तो ये माइनर टाइप में है, माइनर ड्यूक्स क्राइटेरिया है। और फिफ्थ भी हम अगर डिस्कस करना चाहें तो फिफ्थ होता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर कौन सा, जो मेजर क्राइटेरिया में ना बिलोंग करता हो। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के लिए मेनली मैंने आपको बता ही रखा है, दो मेजर होने चाहिए क्राइटेरिया अगर डायग्नोसिस बनानी है ड्यूक्स क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो या तो दो मेजर क्राइटेरिया अगर पेशेंट के अंदर मिले, या फिर एक मेजर और एक माइनर क्राइटेरिया पेशेंट के अंदर मिले, एक मेजर और एक माइनर क्राइटेरिया पेशेंट के अंदर मिले, तब भी हम डायग्नोसिस बना सकते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस की। या फिर 5 माइनर क्राइटेरिया मिले, मेजर कोई भी नहीं प्रेजेंट है तो 5 कम से कम मिलने चाहिए, तब हम डायग्नोसिस बना सकते हैं इसकी। फर्दर जब हम इसकी डायग्नोसिस के बाद अगर हम इसकी बात करते हैं मेजर क्राइटेरिया के बारे में, तो मेजर क्राइटेरिया जो इसके होते हैं मेनली वो इकोकार्डियोग्राफी में देखे जाते हैं। इकोकार्डियोग्राफी वेजिटेशंस में मिलते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में हमने आपको बताया था कि 2 मिलीमीटर से अगर वेजिटेशंस कम हुई तो वो इकोकार्डियोग्राफी में दिखती नहीं है। तो रिंग एप्सिस होगी मेजर क्राइटेरिया का पार्ट। तो रिंग एप्सिस बनी हुई दिखाई देगी हमें, जो स्प्लेनिक एप्सिस भी हो सकती है, पर स्प्लेनिक एप्सिस को किसी क्राइटेरिया में नहीं इंक्लूडेड किया गया। परफोरेशन हो सकता है वाल्व का, वाल्व ब्रेक हो सकता है, हमें इस केसेस में बल्वोप्लास्टी करनी पड़ती है ट्रीटमेंट के लिए, सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, एंटीबायोटिक से काम नहीं चलता है। इंट्राकार्डिक मास होना चाहिए। जो इंट्राकार्डिक मास पता कैसे चलेगा, एक्चुअली मरमर का जो इंक्रीज प्रोलॉन्ग मरमर होती है उससे पता चलता है कि इंट्राकार्डिक मास जो है वो ऑसिलेट हो रहा है। या वॉल्व का ब्रेक डाउन ही हो गया, जैसे बाई कस्पिड वॉल्व है तो एक ही कस्पिड बचा है, तो उस साइड का वॉल्व पार्शियल डिआइसेंस हो गया वॉल्व का, ये माना जाता है। कमिंग ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट, अब फर्दर जो होता है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस के बारे में भी देख लेते हैं। कमिंग ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट, तो अभी हम जब ट्रीटमेंट के बारे में जाते हैं वो उसके बारे में हम जाएंगे, उसके पहले हम देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में कहाँ पर सबसे पहले क्लिनिकल पैटर्न मिल रहा है, साइट ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ पर इन्फेक्शन है, या एंटीबायोटिक थेरेपी पहले ली गई है या नहीं ली गई है, और प्रेजेंस ऑफ वाल्व और सेंट प्रोस्थेसिस है या नहीं है। ये तीनों कॉमन कॉज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि साइट ऑफ इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होता है, बिकॉज अगर राइट साइड है या लेफ्ट साइड है तो उसके हिसाब से हमें पता होता है कि इन्फेक्शन मोस्टली कहाँ होगा। अगर राइट साइड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगी तो वो पल्मनरी वेन से होते हुए जो इन्फेक्शन है वो लंग्स में जाएगा, तो लंग्स एब्सेस सबसे मोस्ट कॉमनली मिलती है। जबकि अगर लेफ्ट साइड एंडोकार्डाइटिस है तो ऐसे पेशेंट में जो प्रॉब्लम होगी वो हमें लेफ्ट साइड की वेन्स लेफ्ट साइड से स्प्रेड होते हुए स्प्लेनिक एब्सेस मोस्ट कॉमनली मिलती है। देन आफ्टर लीवर एब्सेस भी प्रेजेंट होती है, ब्रेन एब्सेस का भी देखा गया है फाइंडिंग्स में। तो प्रेजेंस ऑफ वाल्व वाल्व अगर हमने दूसरा रिप्लेस किया है तो उसमें मतलब पहले से ही अगर कहीं पर डैमेज है वाल्व में, तो ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं जिनको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बहुत जल्दी होती है। तो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के बारे में और इन सब के बारे में हमने आपको बताया ही। तब फाइंडिंग्स में सबसे पहले बस यही होता है कि परसिस्टेंट फीवर होता है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा होता है। हम सारे टेस्ट करा चुके होते हैं, मलेरिया, पैरासाइट, डेंगू, चिकनगुनिया, और बहुत सारे टेस्ट करा चुके होते हैं और कोई भी पैथोलॉजी नहीं मिल रही होती है, और हमें समझ में नहीं आ रहा होता पेशेंट का फीवर क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है।
और टायर्डनेस रहेगी पेशेंट को, नाइट में स्वेट आएगा, वेट लॉस होगा पेशेंट का कंटिन्यूसली बिकॉज हाइपरटेंशन हो सकता है, सिम्पैथोमिमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे पेशेंट के अंदर पेटिकल हेमरेज देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी जेनवे लीजन्स के बारे में। हेमरेज फिंगर और टोनेल्स का भी बताया, जैसे ऑस्लन नोड्स होते हैं वो फिंगर और टिप्स ऑफ फिंगर में मिलते हैं। नेल्स में भी पेटिकल हेमरेज हो जाता है। सबकंजक्टिवल हेमरेज के बारे में मैंने आपको बताया ही कि कॉर्निया जब बिलोंग इंक्लूड होती है तो उसमें रॉथ स्पॉट मिलता है। ये ऑस्लर नोड का एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये टिप ऑफ फिंगर में ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे। फर्दर इन्हीं को हम टेंडर होंगे और सबक्यूटेनियस होंगे। सबसे मेन कॉमन रीज़न ये है कि ये एपिडर्मिस में नहीं होते हैं, सबक्यूटेनियस हेमरेज होता है, तो सबक्यूटेनियस हेमरेज की वजह से ऐसे लीजन्स मिलते हैं ऑस्लर नोड्स। जेनरल लीजन्स आपको बताया मैंने कि जैसे कि सोल में मिलेंगे, तो सोल में ही मोस्टली 5th मेटाटार्सल की साइड में मिलते हैं और ये नॉन टेंडर होते हैं, एरिथमेटस और हेमरेजिक पुस्ट्यूल होते हैं। रोथा स्पॉट आप वाइट देख रहे हैं, ये फंडस में देखो ये। अब फर्दर पोस्ट ऑपरेटिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है कि इमीडिएट हार्ट वॉल्व सर्जरी चाहिए होती है। 2 टाइप के हमने बताया था एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। अगर फेब्राइल इलनेस है, मतलब फीवर है, उसको पेशेंट के अंदर मरमर्स भी सुनाई दे रहे हैं, पैटिके भी हो रहा है, एम्बोलिक इवेंट्स भी हैं, एब्सिस भी प्रेजेंट है। अब ईसीजी में कैसे हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि एब्सिस है या नहीं है? ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि क्यूटी प्रोलोंगेशन होता है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर मरमर होगा और प्रेशर उतनी तेज़ी से नहीं लग पाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पर ब्लड उतना फ्लो नहीं हो रहा, अगर लेफ्ट साइड एंडोकार्डाइटिस है, तो उस केसेस में क्या होता है कि जो क्यूआरएस इंटरवल है ये शॉर्ट हो जाता है, नॉर्मल से शॉर्ट हो जाता है। क्यूआरएस इंटरवल यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से आ जाएगा, तो इस तरीके से देखने को मिलता है 5th लीड में स्पेशली। अब सब एक्यूट रीजन्स में फॉर्म जो होता है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कन्वर्ट हो सकता है एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में, ये सब आपने देखा ही है। फर्दर मॉर्बिडिटी के बारे में बात करते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव एंडोकार्डाइटिस के लिए हमें क्या करना होता है? अगर हमें पता होता है कि वॉल्व एब्सिस बन गया है, इसका मतलब ये है कि वॉल्व में काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और काफ़ी बार परफोरेशन कर देती है वॉल्व का, तो वॉल्व तो पूरा ब्रेक हो चुका होता है, तो ऐसे में हमें वॉल्व प्लास्टिक करनी पड़ती है। एंटीबायोटिक से काम नहीं चलता है। ट्रीटमेंट में अगर बात करते हैं कि कितने दिन के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो मोस्टली हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले पेशेंट को स्टार्ट करना होता है एम्पिसिलिन से, जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन। एक एंटीबायोटिक नहीं दे सकते क्योंकि हमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सबको कवर करना है, तो ग्राम पॉजिटिव के लिए एम्पिसिलिन दिया, ग्राम नेगेटिव के लिए जेंटामाइसिन दिया। अब हमें अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने हमें इन्फॉर्म किया कि ये MRSA है, तो MRSA के लिए हमें पता है हम वैनकोमाइसिन देते हैं। अब स्पेशली माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने लिख कर भेजा है हमें कि वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट भी है, तो हमें लिनाजोलिड या डेप्टोमाइसिन की तरफ फर्दर प्रोग्नोस करना पड़ेगा और स्पेशली हम इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यूसली देते हैं और 7 डेज़ के लिए देते हैं। अगर फेब्राइल है पेशेंट तो 7 डेज़ के लिए लिंक देंगे, और अगर एब्सिस बन चुका है तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन देनी पड़ेगी। अगर पेशेंट को हम 7 दिन के लिए ये एंटीबायोटिक्स देंगे तो फर्दर पेशेंट का जो फीवर है वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली हमें फीवर रिजॉल्व होते हुए देखने को मिलता है 72 आवर्स के बाद ही। जैसे हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया 72 आवर्स में फीवर उसका रिजॉल्व होने लग जाएगा और हमें ये ट्रीटमेंट 7 डेज़ के लिए कंटिन्यू रखना होता है। और अगर पेशेंट जब एक्चुअली अगर 7 डेज़ के बाद भी अगर हमें टेम्परेचर अगर नहीं गिर रहा है तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ सोचना पड़ता है, पर अगर गिर रहा है तो हमें फिर ये ट्रीटमेंट सेम 3 वीक्स के लिए कंटिन्यू देना होता है और पेशेंट हैप्पीली जा सकता है। फिर इसके बाद जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले एम्पिसिलिन जेंटामाइसिन देंगे, अगर ये नहीं काम कर रही है तो इसके फिर हम 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन लगा देंगे, सेफ्ट्रैक्सोन लगा सकते हैं, सिफोटेक्सिम दे सकते हैं। अब अगर हास्क ग्रुप का, जैसे मैंने बताया था कि हास्क ग्रुप अगर इंक्लूड करता है एकाइनेला वगैरह का, हीमोफिलस का, तो इन सब केसेस में हम 3rd जनरेशन सिफोटेक्सिम अकेली देते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है? तो ब्लड कल्चर कराओ, सीधे सी बात है। पर पेशेंट अगर आया है उसी टाइम पे उसको हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना होता है, एंटीबायोटिक्स देना होता है, पर हम स्पेसिफिक से तब हो पाते हैं जब हमारे पास ब्लड कल्चर आ चुका होता है और हमें ऑर्गेनिज्म का कॉज पता चल चुका होता है किसकी वजह से हो रहा है वो। फर्दर हम आते हैं लिपमैन सेकंड एंडोकार्डाइटिस पे। ये स्टेराइल एंडोकार्डाइटिस का टाइप है और
स्पेशली लिपमैन एंडोकार्डाइटिस उन केसेस में भी हो सकता है जैसे कि पेशेंट में वो ऑलरेडी एंटीबायोटिक लेकर के आया है, या फिर दूसरा कॉमन कॉज हो सकता है कि वल्वुलर लीजन पहले से प्रेजेंट है। वल्वोप्लास्टी ऐसे पेशेंट्स में हमें करनी पड़ती है। लिपमैन एंडोकार्डाइटिस का मेन ट्रीटमेंट ही यही है। अब स्ट्राइल वेजिटेशंस पाए गए हैं, तो स्ट्राइल वेजिटेशंस की वजह से भी एंडोकार्डाइटिस हो सकती है, जैसे कि रोमेटिक हार्ट डिसीज़ तो हालांकि उसका कॉज तो है स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन वो डायरेक्टली तो रोमेटिक हार्ट डिसीज़ नहीं कराता। अब मैरेंटिक अगर नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है तो इसमें क्या होता है कि मैलिग्नेंसी की वजह से होता है। नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस मैलिग्नेंसी की वजह से होता है। मैलिग्नेंसी वो लंग्स की हो सकती है, मैलिग्नेंसी वो फर्दर और भी डिफरेंट ओवरी की हो सकती है, सी ओवरी भी हो सकता है, और या फिर AML-M3 हो सकता है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया हो सकता है, AML-M3 CA ओवरी या CA लंग में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन कॉज होता है, जिसकी वजह से इन तीनों से मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं कि इन्फेक्टो एंडोकार्डाइटिस हो जाए, पर इन्फेक्टो नहीं बोलेंगे उसे, उसको बोलेंगे नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। देन आफ्टर जो हमने आपको बता ही चुके हैं इसके बारे में कि क्या होता है, 1 मेजर 1 माइनर चाहिए, या अब 3 की जगह 5 करिए आप, 5 माइनर क्राइटेरिया चाहिए होते हैं डायग्नोसिस के लिए, और 1 मेजर 3 माइनर हों या 2 मेजर हों या 5 माइनर हों। फर्दर ब्लड कल्चर के बाद हमें कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में बता दिया। कुछ फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो ब्लड कल्चर में ग्रो ही नहीं करते हैं, जैसे कि रिकेटेसिया वगैरह, वो ग्रो ही नहीं करता है इसमें कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस में। मैनेजमेंट के बारे में हमने आपको बता दिया क्या देना होता है, क्या नहीं करना। कार्डिक सर्जरी कब करनी है, तो सब सीधी बात है जब हमें एब्सेस बना हुआ होगा पेशेंट के अंदर, या सीवियर अल्ट्रेशंस आ रहे होंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी काम नहीं कर रही है, जो हम 7 डेज़ के लिए देकर देखते हैं, अगर नहीं काम कर रही तब हमें सोचना पड़ता है। फर्दर लार्ज वेजिटेशंस हैं उसके बारे में भी। अब कुछ जो कार्डिक कॉजेस हैं, कार्डिक जो मैनिफेस्टेशंस आते हैं, कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो उसमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस तो है ही, मोर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है अगर हम, और दूसरा बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हो सकता है क्योंकि बैक्टीरियल बल्ब डैमेज हो गया, और ये बल्ब डैमेज फर्दर इतना सीवियर हो सकता है एंडोकार्डाइटिस से, ये मायोकार्डाइटिस भी कर सकता है या पेनकार्डाइटिस भी कर सकता है। तो ऐसे केसेस में, या फिर कार्डिक टैम्पनेट दिखता है। कार्डिक टैम्पनेट मतलब क्या है कि पेशेंट के आसपास कहीं हेमरेज हो गया है और चारों तरफ इसके ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से हार्ट के वॉल्व से काफ़ी प्रेशर लग रहा है, ये कार्डिक टैम्पोनेड है, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है और रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। जब रिलैक्स होना चाहिए तो उस प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, तो जिस वजह से उसके अंदर ब्लड का फ्लो तो हो रहा है लेकिन वर्क नहीं करने दे रहा है हार्ट, तो कार्डिक टैम्पोनेड के फीचर्स दिखेंगे आपको। फर्दर पेरिकार्डाइटिस हो सकती है या फिस्टुला भी हो सकता है। इवन जब एंडोकार्डाइटिस होगी तो पेनकार्डाइटिस के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन हो सकता है वॉल्व का, हार्ट का, या हार्ट के बल्ब के अलावा हार्ट की लेयर्स का भी ब्रेक डाउन हो सकता है, तो उस केसेस में फिस्टुला दिखेगा। फर्दर प्रिवेंशन के लिए हमें क्या है कि सब तरीके से हम प्रोफाइलैक्टिक रेजिमेंट देना होता है पेशेंट को। अगर सर्जरी के लिए जा रहा है पेशेंट तो स्पेशली हमें ध्यान रखना होता है। दूसरा, जब हम IV ड्रग अब्यूजर्स को या IV लाइन दे रहे होते हैं तो उस टाइम हमें ध्यान रखना होता है। इसी तरीके से हम प्रिवेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।